मुल्क की दीगर रियासतों और यूटीज़ के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी फर्टिलिटी यानी क़ुव्वत अफ़ज़ाइश की कमी का इंकशाफ हुआ है। वहीं ऐसे शादीशुदा जोड़ों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है जो इस वक्त बांझपन के शिकार है। ऐसे लोगों का सहारा IVF तकनीक बनती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सबाहत रसूल साहिबा। खुशामदीद है आपका ETV भारत में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ते चंद वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में फर्टिलिटी यानी क़ुव्वत अफ़ज़ाइश में कमी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों है? ये एक्चुअली सिर्फ कश्मीर का ही ट्रेंड नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, हर जगह शादियां लेट हो रही हैं। फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, एजुकेशन ओरिएंटेड है। जब तक एक वो पर्टिकुलर लेवल एजुकेशन का, एक करियर का, लिविंग स्टैंडर्ड का, इनकम का जब तक वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, वो अपनी शादी को डिले कर रही हैं। इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। पहले अगर आप देखेंगे अराउंड 17-18 की उम्र में, अर्ली 20s में शादी हो जाती थी, 1-2 साल में बच्चे हो जाते थे। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड है दैट अंटिल अ फीमेल रीचेस अराउंड 30 प्लस शादी नहीं हो रही है किसी भी वजह से। जो मैंने आपको वजूहात बताए वो ज़्यादा मैक्सिमम ये हैं। कभी ये भी हैं गरीब गुरबा हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ट्रेंड्स आ गई हैं विच आर वेरी बैड फॉर पीपल हु आर ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। वहाँ उस वजह से शादी डिले हो रही है। तो एक ये जो शादी डिले करना एक पर्टिकुलर एज के तक, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फर्टिलिटी कम हो गई है। क्योंकि मैक्सिमम फर्टिलिटी अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली और हमारे रिलीजन के हिसाब से भी 20s में होती है। एज सुन एज यू रीच 30 और स्पेशली जब आप 35 की उम्र में पहुंच जाते हैं, 30 to 35 वाला वो पीरियड है जहां फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है एंड 35 के बाद वो बिल्कुल स्लैश हो जाती है। तो एज अ रीज़न फिर बच्चे भी कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ का फर्टिलिटी रेट लेस देन 2 आया है, मींस जो एवरेज कपल्स यहाँ पे उनके पास 2 बच्चे भी नहीं हैं, 1 से 2 के बीच में है। अब 1.5 बच्चा तो हो नहीं सकता है, तो आप ये मानिए कि करीब करीब 1 है या 2 है, लेकिन 2 से डेफिनेटली कम है। तो ट्रेंड ज़्यादा 1 बच्चे की तरफ जा रहा है। सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। मेन में थोड़ा फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है एज रिलेटेड, मगर वो उस शिद्दत का नहीं होता है जैसे फीमेल में होता है। सो अ मैन कैन रिप्रोड्यूस इवन इन 70s एंड 80s। हाँ, वैसा उसका फर्टिलिटी, ये स्पर्म काउंट वगैरह वैसा नहीं रहेगा, मगर एज वाली जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो असर पड़ता है, गलत असर, वो फीमेल की एज से पड़ता है। सो दैट्स वाई फीमेल एज, हम ज़्यादा फीमेल एज की बात कर रहे हैं। मेल में भी ऑफ कोर्स थोड़ा असर पड़ता है, बट मैक्सिमम जो ब्रंट है वो फीमेल एज का है इनफर्टिलिटी रिलेटेड। क्या हेरिडिटी का भी इसमें कोई अमल दखल है? हेरिडिटी का कोई अमल दखल नहीं है, मगर अगर एक औरत है जिसकी माँ को मेनोपॉज मीन्स जब उनके माहवारी वाला पीरियड्स जो हैं, जो महीने पे आते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है, हम उसको मेडिकली मेनोपॉज बोलते हैं। तो अगर माँ में मेनोपॉज अर्ली हुआ है, दैट मीन्स उसके फर्टिलिटी ईयर्स कम थे, तो चांसेस होता है कि जो उनकी बेटी है या बेटियां हैं उनमें भी मेनोपॉज अर्ली हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली कोई बांझ होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। मगर ये है कि जैसे किसी की उम्र है वैसे ही ओवरी की, अंडेदानी की उम्र होती है, जो एक बार ख़त्म हो जाती है तो उसका फिर इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, माँ और बाप बनने की ख्वाहिश रखने वाले जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको तजवीज़ दी जाती है कि IVF किया जाए। क्या ये IVF तकनीक जो है मौसर उनमें साबित हो सकती है हर एक बे औलाद जोड़े में? एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो ये कि हर बे औलाद जोड़े को IVF की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए IVF स्पेशलिस्ट हैं। They are usually more trained than they are basically gynecologists, and they are super specialized in IVF and assisted reproduction. उसमें यही है कि हर बीमारी का इलाज IVF नहीं है, हर कपल को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसमें IVF करेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब के सब कामयाब हों। तो
पहले तो ये है कि अगर शादीशुदा जोड़ा है, सब कुछ नॉर्मल है, 1 साल तक वो साथ रह रहे हैं, 1 साल बाद भी नहीं बच्चा होता है, दैट इज़ व्हेन उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं, आजकल मैं ये भी ट्रेंड देख रही हूँ कि अभी शादी हुई नहीं होती है, 1 महीना हो गया होता है, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका फिर इलाज चालू हो जाता है, विच इज़ प्रीमेच्योर, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि आप आज शादी हो गई तो कल बच्चा हो गया। अगर उनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, वो 1 साल हम कम करके 6 महीना कर सकते हैं कि 6 महीने पे वो जाके डॉक्टर को देखें। तब डॉक्टर जो बेसिक टेस्ट से हम पता करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेडिसिन दे के फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको IUI बोलते हैं। एंड इफ़ एवरीथिंग एल्स फेल्स, या आपको इवैल्यूएशन में लग रहा है कि नहीं इसको अप फ्रंट ही IVF की ज़रूरत है, देन द कपल हैज़ टू गो फॉर IVF। किस तरह के जोड़ों को IVF कराना चाहिए और कौन से जोड़े बे औलाद जोड़ों की जब हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल है? कपल जिनमें शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, या जिनमें देखिए नलियाँ होती हैं, ट्यूब्स, जिससे एग्स और स्पर्म्स जहाँ मिलते हैं वो ट्यूब होता है। अगर वो ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, अगर वो दोनों ट्यूब्स, एक औरत में 2 अंडेदानियाँ होती हैं, 2 नलियाँ होती हैं, 1 बच्चेदानी होती है, अगर ट्यूबल डैमेज दोनों में है तो दोज आर द कैंडिडेट्स जो IVF के लिए, जिनको या जिनका बाकी ट्रीटमेंट फेल हुआ है, कि उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, IUI भी किया है, जिसको हम कभी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वहाँ पे फिर IVF का रोल आता है। बट इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस। या कभी मेल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी इतनी ज़्यादा लो है कि नॉर्मली कंसीव नहीं हो सकता है, तो उसमें एक IVF का एडवांस, जिसको हम ICSI बोलते हैं, वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई है अंदर, पेट के अंदर फीमेल्स में, तो वहाँ पे IVF का एक डेफिनेट रोल है। एंड देन अगेन इफ़ फीमेल एज इज़ एडवांस मीन्स मानिए 35 से ज़्यादा है, बहुत ट्राई किया है, स्पेशली टचिंग 40 है, जहाँ खुद से कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हैं, देन सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, देन दैट्स वेयर IVF कम्स इन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि माँ और बाप बनने के लिए IVF कितना मौसर है और इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? देखिए, कोई भी ऐसा प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर या ऐसा इंटरवेंशन नहीं है विच इज़ एब्सोल्युटली रिस्क फ्री। अगर मैं किसी को बताती हूँ, अगर आप पैरासीटामोल जो इतना इजीली यूज़ होता है, उसका अगर आप पैम्फलेट पढ़ेंगे तो वो आप साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि शायद आप कभी सोचेंगे भी नहीं खाने के लिए। सो देयर इज़ नथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली रिस्क फ्री, बट देयर आर नो मेजर रिस्क्स। बट इनएडवर्टेंट यूज़ नहीं होना चाहिए, इनजुडिशियस यूज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि IVF करे जा रहे हैं, पता ही नहीं है किस लिए हो रहा है, इसमें इंडिकेटेड भी है कि नहीं है। एज आई सेड कि अभी मैंने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि ये जो बोलते हैं कि हमें आप मेडिसिन्स दे दीजिए कंसीव करने की, शादी 2 महीने बाद है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि फिर तो हर चीज़ के रिस्क्स बढ़ जाते हैं। तो जहाँ जुडिशियस यूज़ होगा IVF का, रिस्क्स बहुत कम हैं। हाँ, फर्टिलिटी ड्रग्स देने पड़ते हैं, इसमें इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं जो नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, बट वो बहुत हाई अमाउंट में देने पड़ते हैं, तो उनसे कुछ असरात होते हैं। मजॉरिटी ऑफ देम टेम्पररी होते हैं। तो ICSI वगैरह में भी देयर इज़ नो मेजर कंसर्न। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है कि IVF कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि IVF की ज़रूरत है या नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर ज़रूरत है तो कितनी बार किया जाए, वेयर इज़ द फिनिश लाइन, वेयर इज़ द स्टार्ट लाइन, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IVF जो प्रोसेस है ये कितने वक्त का होता है? क्या इसमें एडमिट रहने की भी ज़रूरत पड़ती है? ओके, IVF बेसिकली आप समझें ये इट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली व्हाट वी डू इज़, हम एग्स, जैसे मैंने बताया फीमेल्स में नॉर्मली अगर 1 मंथ में आप देखेंगे 1 एग ओव्यूलेट होता है, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है।
जब हम आईवीएफ करते हैं हम एक एग से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम एक हाई डोज में हार्मोन इंजेक्शन देते हैं जो करीब करीब 10 से 15 दिन चलता है। तो वो 10 से 15 दिन का फेज़ स्टिमुलेशन फेज़ होता है जिसमें हम एग्स बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनको हम मॉनिटर करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, देखते हैं कि जो अंडा है, जो अंडे हैं, इसमें अंडा तो नहीं, हम वी आर एमिंग एट मोर एग्स, वो जब मैच्योर स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनको फूटने का एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर के करीब 36 घंटे बाद जो फीमेल है उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी दी जाती है, छोटी सी बेहोशी, बहुत मेजर बेहोशी नहीं, और उनका जो है वो अंडे निकाले जाते हैं। उसमें कोई स्टिच नहीं होता है, कोई कट नहीं होता है, ट्रांसवैजिनल अप्रोच से निकाले जाते हैं। उस दिन उनको एडमिट रहना पड़ता है फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, जब तक वो प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है। तो अंडे निकालते हैं, वो आईवीएफ लेबॉरेटरी में जाते हैं। उसी दिन हस्बैंड का सीमेन हम लेते हैं और उन दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है जब एग और स्पर्म को आपस में मिलाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर एमिंग एट, अगले 3 से 5 दिन में एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं और उसके बाद या तो उन एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए या ट्रांसफ़र कर देते हैं माँ के वूम में। सो दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड 20-25 days. So all in all it's around say less than a month. कई सारे हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका आईवीएफ किया गया है मगर कामयाब नहीं हुआ, उनमें किस तरह की पेचीदगियां देखने मिलती है? ओके, आईवीएफ एज आई सेड, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि नहीं जी हमें बताया गया है कि सक्सेस रेट्स 100% हैं, 90% हैं, 70% है, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एब्सोल्युटली मैं आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए से नाजरीन को ये बताना चाहूँगी और उनको वार्न भी करना चाहूँगी कि दीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग फिगर्स। आई हैव वर्कड अब्रॉड, आई हैव ट्रेन्ड इन द बेस्ट सेंटर्स। आईवीएफ सक्सेस अपने एग से, अपने स्पर्म से 55-60% से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं होता है बेस्ट सेंटर्स में। बेस्ट रेट्स तब होती हैं टचिंग 55-60% जब फीमेल की एज कम होती है, व्हेन शी इज़ इन अर्ली 30s और लेट 20s। मेल की एज कम है, कोई मेजर फैक्टर नहीं है और यूट्रस में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, एडिनोमायोसिस नहीं है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स नहीं हैं, बच्चेदानी की लाइनिंग जहाँ बच्चे को बैठना है वो ठीक है, दोनों एग्स एंड स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी है। दोज आर दी आइडियल कैंडिडेट्स। इसमें एज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं, फर्टिलिटी के लिए भी, आईवीएफ के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों को लेके इफ़ एवरीथिंग इज़ बेस्ट, the success rates per cycle will not go beyond 60 in the best centers in the world. अच्छा। तो अब यहाँ तो ये गली कोचे वाले सेंटर बोलते हैं 70% है, 90% है, which is absolutely wrong. कभी पेशेंट का सब कुछ ठीक होता है, जो एम्ब्रियो बनते हैं, एग्स बनते हैं, स्पर्म्स, लाइनिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे हम उसको इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं। This is where ये प्रोसेस का फेलियर होता है कि this is where the science of IVF has stalled. हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि अगर ये हमने एक्सेलेंट बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज अंदर डाले हैं, एक्सेलेंट अंदर लाइनिंग है बच्चेदानी की, उसमें कलर डॉपलर से हम देखते हैं कि खून का दौरान कैसा है, उसके बावजूद सक्सेस नहीं हो रही है, दैट्स वेयर दिस प्रोसेस हैज़ स्टॉल्ड। और अभी हमारे पास साइंटिफिकली इसका कोई जवाब नहीं है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चे आईवीएफ के ज़रिए जन्म पाते हैं, जिनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी कहते हैं, क्या आगे जाकर उनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो एक ऐसा नहीं है कि पर से वो आईवीएफ से पैदा हुए हैं उस वजह से है, नहीं। इट विल बी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, इट विल बी प्रीडेस्टिन्ड कि किसको अभी जो जनरेशन है वो तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ नहीं हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो जस्ट बिकॉज कि वो आईवीएफ बॉर्न चिल्ड्रन हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ बेबीज़ बॉर्न वर्ल्ड वाइड,
सो अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये एक मतलब सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बट जस्ट बिकॉज कि वो आईवीएफ से पैदा हुए हैं उस वजह से इनफर्टिलिटी का चांस नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप रोज़ाना की ओपीडी में पेशेंट्स को देखते हैं। वादिया कश्मीर की अगर खुसूसन बात की जाए, किस तरह के पेशेंट्स आप इस तरह के देखते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स, बिकॉज मैं ज़्यादा इनफर्टिलिटी ही प्रैक्टिस करती हूँ, ज़्यादा नहीं, आई ओनली प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी इन प्राइवेट सेटअप। तो लेकिन ज़्यादा ये मुझे माय ऑब्जर्वेशन इज़ पेशेंट्स लेट आते हैं। पहले शादी ही लेट होती है, उसके बाद उनका लोकल डॉक्टर्स के पास बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, रेफरल टाइमली नहीं होता है। मुझे लगता है हर इंसान को ये लगता है कि फर्टिलिटी जो है मैं आई कैन डील विथ इट टू अ सर्टन लेवल। येस, अ जनरल गायनेकोलॉजिस्ट कैन डील विथ इनफर्टिलिटी एंड बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव भी करते हैं, मगर उसके बावजूद एक टाइम होता है व्हेन दे नीड टू बी रेफर्ड टाइमली, ताकि बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो गया हो। एक बार जब वो पहुंचते हैं, जब उनके एग्स जो हैं ऑलमोस्ट फिनिश लाइन के आसपास हों, फिर उसमें हम ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एज बहुत सारी निकल जाती है, फिर वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीख करते हैं, सो देन ऑप्शंस बिकम लिमिटेड। डॉक्टर साहब, प्राइवेट सेक्टर में आईवीएफ सेंटर हम देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ख़ासकर अगर हम वादिया कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ आईवीएफ सेंटर नहीं है। क्या ज़रूरत है आईवीएफ सेंटर्स की? आईवीएफ सेंटर्स की तो ज़रूरत है ऑल ओवर द कंट्री। अभी तो कुछ ही गवर्नमेंट सेटअप्स में सिर्फ आईवीएफ सेंटर्स हैं, लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। स्टेट्स में जैसे इवन इन महाराष्ट्र, विच इज़ अ वेरी बिग स्टेट, गवर्नमेंट रन कोई आईवीएफ सेंटर नहीं है। ज़रूरत हर जगह है, एंड इवन इफ इट्स नॉट अ कम्प्लीटली पब्लिक आईवीएफ सेंटर, देन देयर शुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ताकि पेशेंट्स को थोड़ा, जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा आसानी हो जाए। डॉक्टर सबहत रसूल साहिबा, आखिर पर आपकी मैसेज उन बे औलाद जोड़ों के लिए क्या होगी जो इस वक्त बांझपन से जूझ रहे हैं और औलाद की तलाश में हैं? उनके लिए मैसेज देना बहुत, ही तो जब बीतती है इंसान के ऊपर तब पता चलता है। सोसाइटी के लिए पहले मैसेज कि ये सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये कपल की प्रॉब्लम है। ख़ासकर ये मैसेज ससुराल वालों के लिए है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि फ़ीमेल्स के ऊपर बहुत प्रेशर है कि बांझ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही बच्चा नहीं है। ये एक कपल का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उनके रहम से बहुत सारे 90% से ज़्यादा जो बे औलाद जोड़े हैं डिफरेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से, जो विच इंक्लूड्स IUI, IVF, वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बहुत कम ऐसी परसेंटेज है जिनमें हम किसी भी किस्म से कोई भी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में हाथ धरे बैठें। तो यू सीक ट्रीटमेंट, टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेस्ट पॉसिबल टाइम पे मिलें। बहरहाल, आपने क़ुव्वत अफ़ज़ाइश की कमी के असबाब, इनफर्टिलिटी और IVF तकनीक से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।